हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। कल हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था और हमने सेक्शन 61 से लेके 81 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम कवर करते हैं उसके आगे, दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 82 से लेके 90 तक। ठीक है, जिसमें से जो ये पार्ट है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट 82 से लेके 86, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो इसका। सो लेट्स सी, इसमें जो पहला सेक्शन है दैट इज़ 82, ये हमसे बात करता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सनस एब्सकॉन्डिंग। देखो, एक चीज़ तो बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके मार्जिनल नोट्स हमें याद रहना तो एसेंशियल है, आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक बार हम देखते हैं मार्जिनल नोट्स पहले। तो जो सेक्शन 82 है, इसमें जो पर्सन एब्सकॉन्ड कर जा रहे हैं, जो भाग जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में है, जो प्रोक्लेमेशन अगेंस्ट जो पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, और 83 ये प्रॉपर्टी अटैच करने की जब बात होती है उसके बारे में बोल रहा है। 84 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है। 85 में रिलीज़ हो रहा है या फिर सेल हो रही है या फिर रेस्टोरेशन हो रहा है, व्हाट ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, राइट। और जो 86 है वो हमसे अपील की बात करता है। तो ये रहा सारे मार्जिनल नोट्स इसके, आप इसको बेयर एक्ट से देख लीजिएगा, इसमें से एक भी सेक्शन हमें छोड़ना नहीं है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेक्शन 82 ये प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग के बारे में बोलता है। कोर्ट यहाँ पे पब्लिश करेगा रिटन फॉर्म में प्रोक्लेमेशन, ठीक है, जो पर्सन भाग चुके हैं उनके अगेंस्ट। प्रोक्लेमेशन में क्या रहेगा, उनके अपीयरेंस की बात करेगा कि आप कोर्ट में आके अपीयर होइए, इस एक स्पेसिफाइड प्लेस पे बताएगा और टाइम भी बताएगा। ये जो टाइम है, ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग इट। जैसे मान लो आज 1 को पब्लिश हो रहा है, तो कम से कम आपको 30 दिन का टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके इससे कम टाइम नहीं रहेगा, 30 दिन के अंदर आप आ जाओ कोर्ट में, अपनी प्रेजेंस तो एक्सीड भी कर सकता है, बट येस नॉट लेस देन 30 डेज, 30 दिन से कम का टाइम नहीं होगा। अब इसका जो पब्लिकेशन का प्रोसेस है वो सबसेक्शन 2 में है। वो ये बताता है कि जो पब्लिकेशन होगा, पहली चीज़ तो ये कि वो पब्लिकली रेड किया जाएगा, उसको भरी सभा में पब्लिक के सामने हमें उसको रीड करना है। और किसी कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे जहाँ पे वो बंदा ऑर्डिनरीली रिसाइड करता हो जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है। कॉन्स्पिकुअस प्लेस मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे मैक्सिमम लोग या एक जो आम जनता होती है उसको जानकारी हो सके कि ऐसा कुछ प्रोक्लेम किया जा रहा है, ऐसी किसी चीज़ की घोषणा की जा रही है। सेकेंड स्टेप क्या है कि अफिक्स करेंगे, यानी कि इसको हम चिपकाएंगे कहाँ पे, अगेन किसी कॉन्स्पिकुअस प्लेस ऑफ हाउस या फिर होम स्टेट, जहाँ पे भी हमें लगता हो कि वो रहता है, या फिर किसी कॉन्स्पिकुअस प्लेस ऑफ टाउन या फिर विलेज। ठीक है ना, जहाँ से भी ऐसा संभावना है कि उस आदमी को पता चल जाएगा जो एब्सकॉन्ड कर रहा है, ऐसी किसी प्लेस पे हम उसको चिपकाएंगे। सी कहते हैं एफिक्सेशन ऑफ कॉपी टू सम कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ कोर्ट। आपने उसे घर पे चिपका दिया और एक कोर्ट में आके भी आप चिपकाओगे, ताकि जैसे आप समझ लो एज अ रिसीविंग, कि कोर्ट में ये चीज़ हो कि हाँ भाई वहाँ पे भी किया जा चुका है और यहाँ पे भी हम इसको चिपका रहे हैं। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर। तो देखो, जो एफिक्सेशन का काम है, जो कॉपी ऑफ पब्लिकेशन है, वो 3 जगह चिपकाई जाएगी, एक घर पे, एक कोर्ट में और एक न्यूज़पेपर में उसे हम पब्लिश करवाएंगे। ठीक है, और जो ये प्रोक्लेमेशन है, जो ये कॉपीज़, ये सारी चीज़ें की जा रही है, इट वुड बी अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस। अगर इतने सारे प्रोसेस फॉलोड हुए हैं तो हम मानेंगे कि हाँ कॉन्क्लूसिव एविडेंस है, यानी कि अब कोर्ट अपनी तरफ से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो वो पब्लिक ऑफिसर है अपनी तरफ से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोक्लेमेशन निभा चुका है। सबसेक्शन 4 देखते हैं, इसमें कुछ ऑफेंसेस बता रखे हैं, लाइक 302, 304, और आप फर्दर बैरक में देखना 364 है, 382 है, 92 है, 93 है, यहाँ से लेके 460 तक कई सारे ऑफेंसेस बता रखे हैं। अगर ऐसे ऑफेंसेस का कि उस पर्सन ने कमिट किया है और वो फेल टू अपीयर, उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू किया और वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, तो कोर्ट उस बंदे को प्रोनाउंस कर सकती है एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। कोर्ट बोल सकती है कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें कुछ हमें याद नहीं करना है, इसको बस एक बार समझ लेना है कि कुछ कुछ ऑफेंसेस उन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं। ठीक है, लाइक 302, 304, आप इसको बैरक में ईजिली देख सकते हो। 5th क्लॉज बोलता है कि सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 जो है वो सबसेक्शन 4 पे अप्लाई होगा। तो बहुत सीधी सी बात है कि भाई अगर हम पीछे चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पीछे की जो चीज़ें हैं इनको भी हम ड्यूली फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ेंगे।
तो ये रहा सेक्शन 82। नाउ सेक्शन 83 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने बताया था ना 83 अटैचमेंट की बात करता है, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अब वो जो पर्सन था इस तरह से उसको बुलाने की कोशिश की गई, मान लो कोर्ट में नहीं आया है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? नेक्स्ट स्टेप होता है अटैच करना उसकी प्रॉपर्टी को। तो अब देखो इसमें क्या होता है, सेक्शन 82 डन, यानी सेक्शन 82 के जितने प्रोसीजर्स थे वो सब फॉलो किए जा चुके। अब क्या होता है, एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन, मान लो प्रोक्लेमेशन यहाँ इस डेट को इशू हो गया, उसके बाद किसी भी समय जब भी कोर्ट को ऐसा फील होता है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल। पीटी में गाइस मैंने ये क्वेश्चन भी देखा था कि ये बहुत वाइडली पूछते हैं कि किस टाइप की प्रॉपर्टी अटैच होगी। सोच लो आप इतने डीप में जाके पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वो इमूवेबल को भी अटैच कर सकते हैं और मूवेबल को भी अटैच कर सकते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी की। अब प्रॉपर्टी अटैच करें, अब तो आप आओगे ही जहाँ पे भी रहोगे। इसमें प्रोवाइज़ो दिया गया है, उसमें ये बोला गया है कि प्रॉपर्टी का जो डिस्पोजल है या फिर रिमूव करेगा प्रॉपर्टी को होल या एनी पार्ट में, मतलब चाहे तो पूरी प्रॉपर्टी को वो अटैच कर सकता है और डिस्पोज ऑफ करा सकता है, चाहे तो प्रॉपर्टी का एक हिस्से को अटैच कर ले और डिस्पोज ऑफ करा दे। ये कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ऑर्डर, यानी कोर्ट ऑर्डर कर रहा है व्हाट साइमल्टेनियसली अटैचमेंट विद इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। अगर कोर्ट चाहे तो उसने मान लो इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन को इशू किया है, उसके साथ साथ ही साइमल्टेनियसली मतलब उसके साथ साथ ही अटैचमेंट का ऑर्डर भी दे सकता है अगर कोर्ट ऐसा चाहे तो। ये कब करेगा कोर्ट? जब उसको ये लगेगा कि जो पर्सन है वो एक तरह से समझ सकते हैं हैबिचुअली ऑफेंडर है, और कई बार उसको एज अ प्रोक्लेम ऑफेंडर भी हम उद्घोषित कर चुके हैं, और कोर्ट को ये विश्वास हो कि ये बंदा नहीं ही आएगा या बहुत सीधा बंदा नहीं, इसके ऊपर थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, तब कोर्ट ये चीज़ फॉलो कर सकता है। ओके, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, इंडोर्समेंट बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इफ़ प्रॉपर्टी आउटसाइड। तो भाई अगर जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उससे इंडोर्स करवाना पड़ेगा, यानी कि उसकी लिखित परमिशन हमें लेनी पड़ेगी कि हम उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने जा रहे हैं, डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं या फिर रिमूव करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सबसेक्शन 3 देखो क्या बोलता है, प्रॉपर्टी अटैच हो गई, मान लो कोई डेट है और या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मीनिंग देयर बाय कि जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, मान लो उस पर कोई डेट वेट है ना, या फिर कोई अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके साथ कोई इशू लगा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी है उसका सीज़र होगा, यानी उसको सीज़ कर लेगी। फिर उसके बाद कोर्ट अपॉइंट करेगा किसी रिसीवर को, क्योंकि उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको रिमूव करने के लिए ऑर्डर करेगा इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। वो राइटिंग में देगा कि आप उसकी जो डिलीवरी है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोहिबिट कर रहा है कि भाई डिलीवरी हमें नहीं देनी है। ऑल और एनी ऑफ द टू ऑफ मेथड्स, तो चाहे तो सारे मेथड्स फॉलो कर सकता है, चाहे तो कोई भी दो मेथड, है ना। एक ये भी समझ लो वन मेथड को नहीं है, मिनिमम उसको दो मेथड्स फॉलो करने ही करने। अब मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और लैंड पेइंग रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें से रेवेन्यू जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो जो अटैचमेंट जो उसका होगा वो थ्रू कलेक्टर फिर करवाया जाएगा, और फिर उसके बाद जो उसका रेवेन्यू होगा वो थ्रू कलेक्टर लिया जाएगा। और मान लो इसके अलावा कोई अदर केसेस हैं तो उसमें पोजेशन होगा, पोजेशन लेंगे, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर करेंगे, और अगेन वही सेम चीज़ है, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। और चाहे तो कोई सारे मेथड्स फॉलो कर ले, तीनों मेथड्स फॉलो कर ले, और चाहे तो सिर्फ कोई दो मेथड फॉलो करे, तो वही सेम चीज़ें दोनों 3 और 4 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, सबसेक्शन 5 देखिए क्या बोलता है, मान लो कोई लाइफ स्टॉक है या फिर ऐसा कोई चीज़ है जो पेरिशेबल इन नेचर है, यानी जल्दी से सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो कोर्ट उसको रख के क्या करेगा, है ना, तो कोर्ट उसको इमीडिएटली सेल कर देगा। बस बहुत सिंपल सी बात है भाई, ख़राब हो जाएगा, किसी का फ़ायदा नहीं है तो सेल कर दो। और रिसीवर की जो पावर है और ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी वो जिस तरह से सीपीसी में बताया गया सेम उसी तरह से यहाँ सीआरपीसी में भी फॉलो की जाएंगी। सो दिस वाज सेक्शन 83। अब हम देखते हैं सेक्शन 84। इसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस इनकी बात की गई है, ठीक है ना। क्लेम हम कब कर सकते हैं, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, जिस दिन अटैच हुआ है, ध्यान रखिएगा, जिस दिन प्रोक्लेमेशन हुआ उस दिन नहीं, जिस दिन प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसके 6 महीने के तक का हमें टाइम होता है, उसके अंदर अंदर हम वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं।
कौन करेगा? बाई एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो नहीं कर सकता, वो तो पहले से ही भागा हुआ है या फिर जैसा भी है, तो कोई दूसरा पर्सन करेगा। इसमें ग्राउंड्स क्या होंगे कि क्लेमेंट या फिर ऑब्जेक्टर हैज़ एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। जो भी क्लेमेंट है और ऑब्जेक्टर है उसका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, क्योंकि देखो कोई दूसरा पर्सन है ना, तो इसका ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की थी, इसमें इसका भी कुछ इंटरेस्ट है। एंड नॉट लायबल टू अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83। ठीक है ना, सेक्शन 83 में वो अटैच होने के लायक नहीं है, मीन्स मीनिंग देयर बाय कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें। तो जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस है, इट शैल बी इंक्वायर्ड। पहले तो भाई जांच पड़ताल करेंगे उसकी कि वो सही है या गलत है या क्या है, और कोर्ट चाहेगा तो अलाउ कर देगा और कोर्ट चाहे तो डिसअलाउ कर दे, और चाहे तो पूरी तरह से अलाउ कर दे, पूरी तरह से डिसअलाउ कर दे, या पार्टली अलाउ डिसअलाउ कर दे, तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। इसमें प्रोवाइजो ऐड किया गया, वो ये बोला गया कि डेथ ऑफ द क्लेमेंट, अगर क्लेमेंट की डेथ हो जाती है तो उसके जो एलआर्स हैं वो उस क्लेम को या कुछ उस ऑब्जेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। 84 का सबसेक्शन 2 देखो क्या बोलता है, कोर्ट विच इश्यूड द ऑर्डर ऑफ द अटैचमेंट। वो 83(2) के तहत सीजीएम ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर अटैचमेंट इज मेड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हैं वो कौन से कोर्ट में एंटरटेन होंगे, तो उसी कोर्ट में जिसने इशू किया है ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। ठीक है ना। और मान लो 83(2) के अंदर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं, तो उस सिचुएशन में जो सीजीएम है उसके कोर्ट में ये जाएगा ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर अटैचमेंट इज मेड। सीधी सी बात है, इसका मतलब आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन है, तभी दूसरी कोर्ट में दूसरी डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑफिसर को ये जा रहा है। ठीक है ना। ओके, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि इंक्वायरी कोर्ट कौन इंक्वायर करेगा, तो कोर्ट इन विच इट इज़ प्रेफर्ड, जिस कोर्ट में प्रेफर की गई है, यही ध्यान रखिएगा ये टर्म, जिस कोर्ट में प्रेफर की गई है इंक्वायरी वो करेंगे। और प्रोवाइजो इसका क्या बोलता है, सीजीएम मेक ओवर करेगा। अगर मेकिंग ओवर की बात आती है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो सीजीएम मेक ओवर करेगा अपने सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को। सो दिस वाज या अब इसमें एक और क्लॉज है 84 का 4। वो क्या बताता है कि मान लो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस जो हैं वो डिसअलाउ हो गए, अलाउ हो गया तो आगे फर्दर जो मैंने सबसेक्शन 3 में बताई वो चीज़ें होंगी। मान लो डिसअलाउ हो जाता है होली या फिर पार्टली, तो इसमें पीरियड दिया गया है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर हुआ है तब से लेके 1 साल तक का टाइम दिया गया है। इस टाइम में क्या करना है, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट टू स्टैब्लिश द राइट क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। आप चाहो तो एक सूट फाइल कर सकते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ठीक है। और इसमें जो ऑर्डर आएगा दैट शैल बी कॉन्क्लूसिव ऑर्डर, उसको कोर्ट कॉन्क्लूसिव ऑर्डर मानेगी। ओके ना, सेक्शन 85। सेक्शन 85 में रिलीज हो जाती है सेल या फिर रेस्टोरेशन, RSR ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। ठीक है, SSR था ना सुशांत सिंह राजपूत, तो कुछ वैसे याद कर लो, RSR 85, RSR एनीथिंग। ओके, सब 85 का 1 क्या बोलता है, रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट। रिलीज हो गई है प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट, पर्सन प्रोक्लेम्ड अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन। भाई अगर बोला गया कि ये टाइम स्पेसिफाइड है, मान लो बोला गया 6 मंथ्स के अंदर आप अपीयर होइए, और ये बंदा 6 मंथ्स में अपीयर हो जाता है, तो प्रॉपर्टी को हम रिलीज कर देंगे। सिंपल, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी तो काहे को फिर प्रॉपर्टी रखे, है ना। इसको बुलाने के लिए तो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर। अब इसमें आ गया तो प्रॉपर्टी मिल गई, अब नहीं आता है तो डिस्पोज कर सकता है प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट मीन्स विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या अंडर द स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन में हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। देखो, जिस दिन अटैच हुआ उसके 6 महीने तक हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसका बात नहीं है, हम 6 महीने का वेट करेंगे। अगर आ जाता है तो उसको वापस कर देंगे, ठीक है। पर नहीं आता है तो 6 महीने तक का टाइम देंगे, तब तक हम उसे कुछ भी डिस्पोज ऑफ वगैरह नहीं करेंगे। ये टाइम पीरियड क्रॉस हो जाता है तो हम कर सकते हैं। तो 2 कंडीशंस हैं, एक तो 6 महीने तक वेट करना है, अनटिल एनी क्लेम या ऑब्जेक्शन मेड अंडर 84। इस टाइम में पहले तो इस टाइम का वेट करो, और दूसरा अगर मान लो कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन कर दिया गया अंडर सेक्शन 84, तब भी फिर ये कंडीशन नहीं फॉलो होगी, यानी उसका डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। और इस 6 महीने के टाइम में ना कोई आता है और ना क्लेम और ऑब्जेक्शन होता है, कुछ भी नहीं होता, तो हम उसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। चलो, बट मान लो प्रॉपर्टी ऐसी है कि बहुत स्पीडी एंड नेचुरल डिके उसका होना है, तो फिर तुरंत उसको सेल कर दिया जाएगा। अगर जो ओनर है उसके बेनिफिट के लिए यही ज़रूरी है कि उसे बेच दिया जाए, तो फिर विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम उसको
सोल्ड, इट वुड बी सोल्ड। ठीक है, तो ये है। अब देखो सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है इसका। इसमें एक नई कंडीशन बताई गई है कि मान लो 2 साल के अंदर, अभी तो ऊपर 6 महीने वाली बात थी, इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस दिन अटैचमेंट हुआ उससे 2 साल के अंदर मान लो वो पर्सन कहीं से, 2 साल के अंदर वो पर्सन कहीं से आ जाता है, अपीयर्स वॉलंटरीली, अपनी मर्जी से आ जाता है, या फिर उसको पकड़ लिया जाता है, या ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, पकड़ के उसे कोर्ट के सामने ले जाता है, और वो ये पर्सन जो है वो ये प्रूव करता है दैट ही डिड नॉट एब्सकॉन्ड या कंसील हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन, कि मतलब उसने इस वजह से अपने को नहीं छिपाया, इस वजह से वो नहीं भागा ताकि वो जो एग्जीक्यूशन है उसको अवॉइड कर सके, यानी उसका इंटेंशन कुछ गलत नहीं था। अगर वो छिपा है या भागा है तो देयर मे बी सम अदर रीजंस। और उसको जो प्रोक्लेमेशन था उसकी कोई नोटिस भी नहीं थी। ठीक है, तो अब देखो इसमें प्रूव करना पड़ेगा उसको, जाहिर सी बात है बर्डन ऑफ प्रूफ इसी पर्सन पे रहेगा कि उसको नहीं ही पता थी ये सारी चीज़ें। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है सारी चीज़ें हैं तो, और मान लो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, ऐसी कुछ हो चुकी हैं चीज़ें, तो उसको जो भी उसका मनी था वो उस पर्सन को दे दिया जाएगा। तो ये है। नाउ 86 देखते हैं। 86 लास्ट सेक्शन है इसका। इसमें हम अपील करेंगे फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। इसमें जो पर्सन 85(3) अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि अग्रीव्ड है रिफ्यूज़ल टू, जिसको प्रॉपर्टी नहीं मिली, जो डिलीवरी थी प्रॉपर्टी की वो नहीं दी गई, या फिर जो उससे पैसे मिले थे वो भी उसको नहीं दिया गया, तो जाहिर सी बात है फिर वो अपील में जा सकता है ना। और कहाँ पे जाएगा? टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरीली लाई फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट मैंशनड कोर्ट। तो ये तो फिर मतलब केस टू केस डिफर करेगा, और ये फिर हमें कोर्ट में जाके ही देखना पड़ेगा कि किस कोर्ट में इसकी अपील लाई कर रही है, और विच वॉज दैट कोर्ट जिसमें से ये सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट मैंशनड कोर्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये हमको कोर्ट में ही जाके सर्च करना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 86 तक का पार्ट। अब इस चैप्टर में हमारे सिर्फ लास्ट के तीन सेक्शंस बचते हैं जो अदर रूल्स हैं। इसमें से जो मार्जिनल नोट्स है ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो, ये बहुत डायरेक्टली पूछा जाता है, और इसमें यही पूछते हैं इशू ऑफ वारंट इन लीव और इन एडिशन टू समन्स, ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये 87 दे रखा है। तो दिस लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी सिंपल, बट येस इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज़ ऑफ मार्जिनल नोट, तो वो आपको याद रखना ही रखना है एट एनी कॉस्ट। 88 क्या बोलते हैं? पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, कि भाई उनको अपीयर होना है तो उसके लिए कोर्ट बॉन्ड तो लेगी। अगर कोई बॉन्ड ही नहीं साइन कराएगी, कोई श्योरिटी ही नहीं लेगी, तो भाई वो पर्सन फ्री हो जाएगा, क्यों वापस आएगा, है ना। तो ये चीज़ है। एंड नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 90 या 89, यस 89 का भी मार्जिनल नोट ही इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, कि उन्होंने बॉन्ड तो साइन कराया कि हम आएंगे, बट वो आए नहीं, तो भाई फिर अब आपका अरेस्ट ही होएगा, है ना। जब हमने बोला आने को तो आप आ नहीं रहे हो तो अरेस्ट कर लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। और सेक्शन 90 प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट, तो उसी चीज़ का चैप्टर ये है, तो वो जनरली जाए सारे प्रोविजंस हैं वो जो भी समन्स इशू होंगे और वारंट ऑफ अरेस्ट होंगे उन सब पे ये प्रोविजंस लाई करेंगे। ऑलराइट, देखिए जो ये सेक्शन 87 है इसमें वो कुछ है नहीं ज़्यादा, इसमें बस ये है कि भाई मान लो समन्स पहले इशू किया, लेकिन कोर्ट को ये लगता है कि ये जो इनको टाइम दिया गया है ये पर्सन ऐसा है कि इस टाइम फ्रेम में ये अपीयर नहीं होगा कोर्ट में, या फिर एब्सकॉन्ड कर जाएगा, कोर्ट की जो आज्ञा है उसको पालन नहीं करेगा, ठीक है। या फिर कोर्ट को ये लगता है इफ़ एट सच टाइम्स ही फेल्स टू अपीयर एंड द समन्स इज प्रूव टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड इन टाइम, मतलब ये प्रूव हो गया कि समन्स ड्यूली सर्व्ड है लेकिन भाई साहब वो आ नहीं रहे, तब कोर्ट अगर चाहे तो समन्स के साथ साथ या फिर उसकी जगह पे इन लिeu ऑफ या फिर इन एडिशन टू वारंट भी इशू कर सकता है अलॉन्ग विद द समन्स। तो यही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आपका चैप्टर नंबर 6, ये पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। देखिए मैं एमसीक्यूज़ नहीं लगवा पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आप देख रहे हो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो देखने में भी फिर अच्छा नहीं लगता, बहुत टाइम वेस्टिंग लगता है। एक्चुअली टाइम वेस्टिंग होता नहीं है बट इट फील्स लाइक। सो आई एम थिंकिंग कि मैं पहले जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं एक सीक्वेंस में वो ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करेंगे, तो उससे ना हमारा रिवीजन होता रहेगा अच्छा खासा। इससे हमारे आपके ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा कि हम टाइमली उसको रिवाइज करते रहें, सो दैट कि एमसीक्यूज़ सॉल्व करते समय हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स फिनिश द प्रोविजंस फर्स्ट, उसके बाद डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज़। ठीक है, सो कीप इन टच एंड आई होप दीज वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टारगेट फॉर IQ।